नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक विभाग। धरातलीय स्थिति देख रहे हैं राजस्थान की धरातलीय स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हुए सबसे पहली बात यह करेंगे कि राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला भाग, जैसा कि आपके मैप में आपने देख रखा है, देखिए सबसे पहला भाग थार का मरुस्थल, दूसरा भाग होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा भाग रहेगा अपना पूर्वी मैदानी भाग, ये पूर्वी मैदानी भाग रहा, और चौथा रहेगा हाड़ौती का पठार, जो कि ये हाड़ौती का पठार यहां बनता है। दोस्तों, सबसे पहले इनके भौतिक विभागों को थोड़ा विस्तार दे देते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम का मरुस्थल। पश्चिम का मरुस्थल मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला जो भाग आता है वो पश्चिम का शुष्क मरुस्थल आता है। पश्चिम के शुष्क मरुस्थल का जिक्र करते हुए सबसे पहली चीज ये बोलते हैं कि 25 डिग्री समवर्षा रेखा गुजरती है एक, और 25 डिग्री समवर्षा रेखा गुजरने पर उसके पश्चिम वाला भाग पश्चिम का शुष्क मरुस्थल कहलाता है। दूसरा भाग गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली गग्गर नदी, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है गग्गर नदी और हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान पर आकर के राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कर करके हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहते हुए विलुप्त हो जाती है। कभी कभी जब भी बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद शेखावाटी का प्रदेश आता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला प्रदेश, जिसे शेखावाटी के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी बड़ी नदी नहीं है, यहाँ पर अंत्य प्रवाही नदियां हैं। अंत्य प्रवाह का मतलब यह होता है कि नदी का उद्गम और अंत उसी जगह हो जाता है कि नदियां थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद में अपने आप रेत में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद लूनी बेसिन आता है। लूनी बेसिन मुख्य रूप से अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है। लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलने के बाद में पश्चिम में बहते हुए यह नागौर होते हुए नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार हम धरातलीय स्वरूप का मोटे रूप से देखें तो अरावली को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उसी प्रकार हम पूर्वी मैदान की भी चर्चा करते हैं और पूर्वी मैदान की चर्चा करते हुए हम बात करेंगे सबसे ऊपर वाला भाग, पूर्वी मैदान का सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला जो भाग कहलाएगा वो गंगा और यमुना का भाग कहलाएगा। गंगा और यमुना नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है ये। उसके नीचे की तरफ जाएंगे, इस पूरे के पूरे प्रदेश को पूर्व का मैदान कहते हैं, पूर्वी मैदान कहते हैं। उसके नीचे बनास बेसिन आता है और सबसे लास्ट में यहाँ पर 56 के मैदान से हम लोगों ने इसे चिन्हित किया है। उसी प्रकार हाड़ौती के पठार के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ को शामिल करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पश्चिम का मरुस्थल रहेगा और पश्चिम के मरुस्थल में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पश्चिम का शुष्क मरुस्थल। पश्चिम का शुष्क मरुस्थल, यह मरुस्थल अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिम दिशा में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सामान्य रूप से थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस थार के मरुस्थल का क्षेत्रीय विस्तार अगर देखने जाएं तो क्षेत्रीय विस्तार मिलता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर मिलता है साहब। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रीय विस्तार है साहब। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से जिलों का फैलाव हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। गंगानगर पड़ता है, बीकानेर पड़ता है, जैसलमेर पड़ता है, बाड़मेर पड़ता है, जालोर पड़ता है, जोधपुर पड़ता है, पाली पड़ता है, नागौर पड़ता है और सीकर, चूरू और झुंझुनू पड़ते हैं। ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश के कुल 12 जिलों को चिन्हित किया जाता है। इस मरुस्थल का सामान्य ढाल अगर देखने जाएं तो ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका ढाल का विस्तार है। इसके स्वरूप
दिशा और वानस्पतिक उपस्थिति के आधार पर इन मरुस्थलीय भागों को फिर से बहुत सारे स्तूप और बालूका स्तूपों का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ की बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बालूका स्तूप बनता है पवनानुवृत्ति बालूका स्तूप। पहला स्तूप बनता है पवनानुवृत्ति बालूका स्तूप। यह स्तूप मुख्य रूप से जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में आदि में बनता है और यहां पर वायु की दिशा के अनुरूप बनने वाला, जिधर से हवा आ रही है उसी दिशा में अगर स्तूप बन रहा है तो ऐसे स्तूप पवनानुवृत्ति स्तूप कहलाते हैं। जिधर से हवा आती है उसी तरफ अगर जम जाए, यानी एक सींग के समान आकृति बनती है, ठीक है, ऐसी आकृति को पवनानुवृत्ति बालूका स्तूप कहते हैं। दूसरा है बरखान। बरखान मुख्य रूप से मिलेंगे आपको जैसलमेर में, चूरू में, सीकर में, बाड़मेर और जोधपुर में मिलेंगे। यह बालूका स्तूप अर्धचंद्राकार स्थिति में होते हैं। अर्धचंद्राकार का मतलब ये वाली स्थिति रहती है, हवा इधर से आती है, इधर से आने वाली हवा यहां जाकर टकराती है और यहां पर दो सींग बनाते हुए एक आकृति बनाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बरखान। इसको नाम देते हैं बरखान। इसके बाद में एक स्थलाकृति और होती है जिसे अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप मुख्य रूप से पुष्कर के आसपास, नागपाड़ के आसपास, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, चूरू और झुंझुनू में आपको देखने को मिल जाएंगे। अनुप्रस्थ का मतलब ऐसे बालूका स्तूप जो हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। हवा की दिशा के समकोण पर बनेंगे, लंबे बालूका स्तूप बन जाएंगे। यह हवा रही, इधर से हवा आती है तो यहां पर इस जगह पर जो बालूका स्तूप बनेंगे उसको हम अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कह देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और स्थलाकृति इस मरुस्थल में बनती है जिसे कहते हैं तारानुमा बालूका स्तूप। तारा